अच्छा जी, हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि इंतहाई अहम है। दौरान हमल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी डाइट बड़ी मैटर करती है। माँ की सेहत के लिए उसका रोल क्या है वो बहुत जानना ज़रूरी है। बच्चे की सेहत के लिए डाइट, बच्चे की ग्रोथ के लिए कौन सी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दौरान हमल बहुत सारे मसाइल कुछ लोगों को हो जाते हैं, कुछ खवातीन को हो जाते हैं, उनमें डायबिटीज़ भी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू रहता है। तो मेनली आपकी गायनोकोलॉजिस्ट क्या कहती है कि ये डाइट से कंट्रोल करना है। अब डाइट कंट्रोल करना भी समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमारे घरों के जो ट्रेंड है ना वो बस ये है कि अच्छा जी प्रेगनेंसी है, हमल है, तो इसमें तो जितना खा सकते हो खा लो, पराठे खाओ, जितना बच्चा हेल्दी होना चाहिए, सेहतमंद बच्चा होना चाहिए, चावल जितने मर्जी खाओ, रोटियां जितनी मर्जी खाओ। और एक कुदरती अमल है जी, आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है। अब जब भूख ज़्यादा लगती है तो बस आप खाते चले जाते हैं। फिर क्रेविंग्स कुछ लोगों को बहुत होती है, कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, कुछ लोगों को नमकीन चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। बट वो जो एक घरों में आम ट्रेंड है ना कि अच्छा बस खाते चले जाओ, बच्चा हमें हेल्दी चाहिए, बच्चा सेहतमंद पैदा होना चाहिए। तो अब डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी डाइट का पोर्शन इवन प्रेगनेंसी में भी कंट्रोल होना चाहिए। जो सुनने को तो बहुत अजीब लगता है। अब हमारी माएँ कहती हैं हमने तो कभी ये चीज़ें सुनी नहीं थी कि जी डॉक्टर कह रहा है डाइट करो, वेट क्यों बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ता ही बढ़ता है। नहीं जी, अब आपकी डॉक्टर कहती है कि जी माइलस्टोन है, हर मंथ में आपका वेट कितना बढ़ना चाहिए, वेट को मॉनिटर करना ही करना है। अगर उससे ज़्यादा हुआ खतरनाक है। बच्चा अगर जल्दी ग्रो कर रहा है, बच्चा अगर ज़्यादा हेल्दी हो रहा है वो भी खतरनाक है। ये जो जिस माँ को डायबिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में आपकी खुराक बहुत मैटर करती है। तो हम आज आपको बताएंगे कि दौरान हमल खुराक क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनको डाइट कैसी लेनी है, जिन माओं को ये नॉर्मली चीज़ है ना, थायराइड हो जाता है कुछ लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको डाइट क्या लेनी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको, जिनको डायबिटीज़ है उनको। नॉर्मल अगर डाइट है प्रेगनेंसी आपकी तो फिर आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। ये जो क्रेविंग्स हो रही होती है इनमें आपने क्या करना है। देखें ना, मीठे की क्रेविंग बहुत सारी खवातीन को होती है, आप शुगर करा बैठते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात होगी प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट, वो वाली डाइट जो आपको नुकसान भी ना पहुंचाए, मोटा भी ना करे। जाहिर बात है वेट ज़्यादा होगा तो आगे चल के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जी। तो वेट भी ज़्यादा ना हो, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्दी हो, ये तमाम चीज़ हम आज के शो में आपको गाइड करेंगे। कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। टेलीफोन लाइन हमारी ओपन है जी। आयशा नासिर माहिर ग़िज़ायात न्यूट्रिशनिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम तमाम तर सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम अना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। होता क्या है जब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं ना कि अच्छा कम खाना है, डॉक्टर ने कहा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी सास कहती थी भाई ये किसने कह दिया है, ये हमने तो कभी नहीं सुना था, किसी डॉक्टर ने चावल खाने से मना कर दिया। अच्छा मैं अब जब जाती थी ना एवरी मंथ मेरा वेट गेन हुआ होता था। डॉक्टर साहिबा कहती थी, मेरी डॉक्टर का नाम डॉक्टर जहाँ आ रहा है आप जानते हैं, सभी लोग बड़ी मुस्तनद डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहिबा कहती थी वेट कंट्रोल, नो बेकरी आइटम, नो पास्ताज, नो चीज़। अब मेरा वेट बड़ी जल्दी बढ़ रहा था तो भूखा भी नहीं रहा जाता था, ऑब्वियसली भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मुझे लगा कि ये सब लोगों का इशू होता है, किसी ना किसी तरह सबको ये इशू प्रेजेंट करता है। अब माएँ घर में ये कहती हैं कि ये क्या भाई तुम रोटी नहीं खा रही, 2-2 रोटियां खाओ। अब हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना था। क्या आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डाइट कंट्रोल और पोषण कंट्रोल होना चाहिए? डेफिनेटली कंट्रोल होना चाहिए। ये जो बहुत सारी खवातीन में स्पेसिफिकली शुगर का मसला आ जाता है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो मेनली इसीलिए आता है कि हम प्रेगनेंसी में अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और बहुत सारी खवातीन जिनकी फैमिली में कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है वो वल्नरेबल हो जाती है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। कुछ खवातीन का फिर वेट ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जितना वेट ज़्यादा है आपकी प्रेगनेंसी और आपकी डिलीवरी दोनों उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। जितना आप वेट कंट्रोल में रखेंगे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं एंड एक हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस भी उतने ज़्यादा ही हो जाते हैं। आयशा आजकल पता क्या होता है, अब हमारी माएँ अगर ये करती है ना तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम शाम भी करती थी। आजकल तो आपको बेड पे बिठा देते हैं और आपको एक्स्ट्रा केयर मिल रही होती है कि आप रोटियां खाएं। हम भी ऐसे थे, मैंने भी मतलब ऐसा कोई काम शाम नहीं किया, लोग कहेंगे खुद ये कह रही अच्छा, बट
उस पे फिर आपको पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाना पड़ता है ना। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसलिए ये टर्म यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। उसमें डिपेंड करता है फैक्टर के ऊपर। जैसे बहुत सारी खवातीन को डॉक्टर्स ही कह देती हैं बेड रेस्ट, क्योंकि कुछ लोगों की प्रेगनेंसी, कुछ खवातीन की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उनके लिए मूवमेंट डॉक्टर्स ही सजेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं किया तो आपकी मोबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए, यानी चलना फिरना उतना ही होना चाहिए जितना नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अना आपकी एग्जांपल ले लेते हैं, आपने शो छोड़ तो नहीं दिया था, ऑब्वियसली आ रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिमाग का काम है, फिजिकल जितनी आपकी एक्सर्शन पहले होती थी वो आपकी उतनी ही चल रही है, वैसे ही होना चाहिए। हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट, तो उसका मतलब है फिर मोबिलिटी थोड़ी कम कर दी जाए, फिर गैर ज़रूरी जो है वो कामों से इज्तनाब किया जाए। जहाँ तक बात है कि हमारी मदर्स जो हैं वो सारा काम करती थी, और फिर देखें अना, मेरा इस पे ये है कि हमारी मदर्स का अगर आप देखें ना, तब का चढ़ाया हुआ वजन आज तक नहीं उतरा। सही है। और उसकी वजह से फिर मसले मसाइल, फैटी लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन है इन खवातीन में, घुटनों के मसले बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज हड्डियाँ या घुटने भी कितना वजन बर्दाश्त करें। रीढ़ की हड्डी के मसले उस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड उस एज ग्रुप को अगर आप स्पेसिफिकली देखें, जो हमारी मदर्स का एज ग्रुप है, उसमें प्रेगनेंसी के बाद एक दफ़ा वेट बढ़ा, दूसरे बच्चे के बाद, और उन्हें उसकी कोई टेंशन नहीं होती थी। अब दुनिया बदल गई है। आप देखें ना, वेट के साथ हमारे बहुत सारे जो मसले आते हैं, हमें उसकी अवेयरनेस भी आ गई है कि हमें डायबिटीज़ हो रही है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वेट ज़्यादा था। अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। ये नहीं था कि पहले वो उतना ही काम करते थे, काम वो भी बेड रेस्ट पे ही चले जाते होते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में। बस ये है कि उन्हें उसकी इतनी फिक्र नहीं होती थी। अब लोगों में फिक्र और अवेयरनेस दोनों ज़्यादा आ गई है। अब आ जाते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको कोई इशू नहीं है जी, नॉर्मल प्रेगनेंसी आपकी, आयशा डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में तो आपने बिल्कुल भी डाइट नहीं बढ़ानी। हमने यही सुना है कि जैसे ही खातून कोई प्रेग्नेंट हो गई है, बस खिलाओ खिलाओ, बेड पे बिठा दो और बस खिलाते जाओ। बचपन से हमने यही अपनी मदर्स को भी देखते आए हैं, और उसके बाद अपनी फैमिली में खाला वगैरह जब प्रेग्नेंट बस बैठ गए हैं और उसके बाद बस खाए जा रहे हैं। एक हमने हेल्पर रख दी है जिसने हर थोड़ी देर कोई ना कोई चीज़ ला के दे देनी है सामने, फ्रूट काट के, या गर्मी है तो आप जूसेस पी रहे हैं, फ्रेश जूस लें जी, बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। अब ये नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने डाइट जितनी आप ले रहे थे आपने उतनी लेनी है। हाँ, आप गलत चीज़ों से परहेज करें। अब गलत चीज़ों में मुराद ये है जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, आप उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स निकाल लें। उसकी वजह ये नहीं है कि जंक फूड बच्चे पे इफेक्ट करेगी, जंक फूड आपके वेट पे इफेक्ट करेगी। वेट बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी, मतलब डायरेक्टली कोई उसका ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हम जंक फूड खाएंगे तो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो यही होगा कि मदर का वेट बढ़ेगा जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। आप वैसे फ्रूट्स का, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगेन, इसका डायरेक्टली बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इससे बच्चा गोरा होना है, ना इससे बच्चा काला होना है। ये वाली चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आप जो खाते हैं उससे बच्चे, इनफैक्ट मेरे पास पिछले दिनों एक डॉक्टर आई हुई थी, वो मुझे कहें कि मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरा बच्चा जो है वो गोरा हो जाए। ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा मशवरा दिया था तो नेक्स्ट टाइम मैं भी पूछ लूंगी। नहीं, ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। जो आपका हमारा रंग है वही हमारे बच्चे का होना है। ऑब्वियसली जीन्स तो नहीं हमने बदल देने। कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत एहतियात, कोई खाने की चीज़ बढ़ाने की या कैलोरीज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्दी चीज़ें आप बढ़ाएं, अनहेल्दी चीज़ों से परहेज। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 300 से 700 कैलोरीज आप बढ़ा सकते हैं। अब वो जो कैलोरीज हैं 300 साढ़े 300 कैलोरीज, वो कहाँ से आएंगी? वो आएंगी, आप एग्स का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, आप मीट का पोर्शन यानी प्रोटीन का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। मुझे लाइव जाने का काजर है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपकी डाइट में क्या चीजें होनी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, सेकंड में आयशा बता रही थी। अच्छा जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, प्रेगनेंसी की स्टार्ट से हमारी डाइट अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपने बताना है हमें। अच्छा, सुबह उठते साथ ही अगर तो फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मसला आ रहा है तो उठते साथ ही फ्रूट नहीं खाना। लेकिन अगर एक आम फीमेल है वो उठते साथ ही एक छोटा कप फ्रूट का खा सकते हैं। उसके बाद कोई 15-20 मिनट के बाद नाश्ता होगा जिसमें होल ग्रेन की रोटी ली जा सकती है, रैप लिया जा सकता है, ब्राउन ब्रेड के 2 से 3 स्लाइसेस लिए जा सकते हैं। डिपेंड्स कि वेट कितना है और इस वक्त आपका ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 से 3 स्लाइस, पहला ट्राइमेस्टर है तो 2 स्लाइस होने चाहिए। उसके साथ एग्स, वो आप जितने खाना चाहें आप खाएं। उसकी वजह यह वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्लस ये गलत है, अंडे गर्म होते हैं, 2 से 3 अंडे तक खाए जा सकते हैं। उसके बाद 11 से 12 बजे दूध का ग्लास लिया जा सकता है। अगर आपसे दूध नौजिया आपको कर रहा है, नहीं पीने को दिल कर रहा है तो आप उसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं। फिर आप प्री ब्रेकफास्ट वाला बेशक फ्रूट मत खाएं। ठीक है। दोपहर के खाने में सलाद अच्छे से वॉश करना है। अगर आपने वेजिटेबल अच्छे से वॉश नहीं की हुई तो जितना उसका बैक्टीरिया उसके ऊपर है
वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो अच्छे से वॉश करके सलाद हो गया, साथ में एक रोटी या 12-15 चम्मच चावल, सालन ढेर सारा लें। जैसे दाल चावल है तो दाल ढेर सारी लें, बिरयानी है तो बोटियां ढेर सारी लें। और साथ में क्योंकि फीमेल को अगर नौजिया हो रहा होता है तो योगर्ट ज़रूर लें, दही ज़रूर लें। और ये गलत है दही ठंडा है, भाई आधी चीज़ें हम इसलिए नहीं खाते ये गर्म है, आधी चीज़ें इसलिए नहीं खाते ये ठंडी है। दही खा सकते हैं, उसमें पुदीने की चटनी भी ऐड की जा सकती है ताकि वो एक तो डाइजेशन में हेल्प करे, दूसरा नौजिया को कम करे। शाम 4 से 5 बजे के करीब आप मिल्क शेक पी सकते हैं, कम चीनी डाल के या कम शहद डालकर। आप फ्रूट चाट खा सकते हैं, आप दूध का ग्लास ले सकते हैं। आप 1/4 कप में जितने सोक किए हुए नट्स को सोक करके लें प्लीज। इतने से नट्स हो सकते हैं लेकिन वो आधा घंटा कम से कम पानी में सोक करके लें। ठीक है। रात का खाना इसमें बेशक सैलड ना खाएं, बिकॉज वही बात एसिडिटी और इंडाइजेशन रात में अगर प्रेग्नेंट फीमेल खाती है तो हो सकती है। एक रोटी हो गई या 12-15 चम्मच चावल, सालन ढेर सारा और एक मेजरिंग कप में जो योगर्ट आता है वो ले लेना है। लेट नाइट अगर भूख लगती है गर्म दूध का ग्लास ले लें। बेवक्त भूख लगती है तो हेल्दी चीज खाएं, जैसे चना चाट हेल्दी है, जैसे घर के बने हुए दही भल्ले खाए जा सकते हैं, घर के बने हुए कबाब लिए जा सकते हैं। अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं, लेट से आपका दिल कर रहा है मैंने चिप्स का पैकेट खाना है, अब चिप्स का पैकेट आप एक खा लेंगे, उसमें 400 के करीब कैलोरीज हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा, आप दूसरा पैकेट खाएंगे, तीसरा पैकेट खाएंगे। तो अच्छा तरीका क्या, आपने वो जो अपने लिए दही भल्ले या चना चाट बनाया उसमें पापड़ी की जगह वो चिप्स का पैकेट ऐड करते हैं, उसका वो पापड़ी की जगह, अब आपको वो क्रेविंग भी आपकी खत्म हो गई, आपको खट्टा भी मिल गया, आपका पेट भी भर गया। वो पेट भरा जिसमें प्रोटीन था, चना चाट से प्रोटीन आ रहा था, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे, और आपकी वो जो छोटी सी चीट मील भी है वो भी बीच में ही आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर डायबिटीज है किसी खातून को तो उसको क्या चीजें बिल्कुल डाइट में नहीं लेनी है? अच्छा, अगर डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दरमियान हो गई है तो फिर मिल्क शेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्रूट जूसेस की तरफ तो जाना ही नहीं है। एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाने की बजाय एम्प्टी स्टमक आप रोटी खाएं, जौ की बनी हुई या गंदम और जौ मिक्स करके उसकी रोटी हो जाए, साथ में एग्स 2 से 3 ले लें, या सालन जो है वो जितना मर्जी ले लिया जाए। और फिर नाश्ते के कोई 2 से 3 घंटे बाद वैसे आप फ्रूट खा लें, लेकिन फ्रूट को जूस की फॉर्म में या शेक की फॉर्म में ना लें। दोपहर के खाने में सैलड ढेर सारा, जौ की रोटी हो जाए तो बेहतर है, वरना जौ और गंदम मिक्स कर लें, या 10 चम्मच चावल, क्योंकि डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज है तो 10 चम्मच से ऊपर चावल नहीं होने चाहिए। और सालन में रोटी चावल अगर आप खा रहे हैं तो फिर आलू मना होंगे। गाजर थोड़ी कम इस्तेमाल करें बिकॉज ये भी स्टार्च में आ जाते हैं। मटर कम इस्तेमाल करें, और दाल भी अगर खानी है तो चम्मच से खाएं, दाल को रोटी चावल के साथ ना खाएं, उससे शुगर बढ़ सकती है। और दही आधे कप से ज्यादा नहीं, मील के साथ। शाम 5 बजे दूध वैसे पी लें, मिल्क शेक नहीं आएगा। साथ में बेशक आप 1/4 कप सोक किए हुए नट्स ले लें। ठीक है। रात के खाने में अगर तो सुबह फास्टिंग की शुगर ज्यादा आ रही है तो रात में आप कोई दाल चम्मच से खाएं, ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू टिक्का कोई मीट ले लें रात में, फिर रोटी ना खाएं। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ रही है और आपने डायबिटीज़ अच्छी मैनेज की हुई है, फिर आप रात में भी एक जौ की रोटी ले सकते हैं। रात को चावल ना लें, साथ में गोश्त ढेर सारा ले लें। और लेट नाइट अगर भूख लगती है तो आप दूध का 1 गिलास पी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा है तो फिर आप लेट नाइट दूध नहीं पियेंगे, उसकी निस्बत भुने हुए चने हो जाएं। और अगर भुने हुए चने खाने को भी दिल नहीं करता तो 1 अंडा उबाल कर ले लिया जाए। ये ज़बरदस्त आयशा ने चीज़ें बता दी। अच्छा जी, अब हाई ब्लड प्रेशर वालों को क्या करना है वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो खुराक बहुत मैटर करती है, और हाई ब्लड प्रेशर खुदा न खास्ता अगर आपका कंट्रोल नहीं तो बहुत नुकसानदेह भी है। डेफिनेटली। अच्छा, उसमें एक तो ये कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो भी, और अगर हाई ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है तो भी। लेकिन अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है तो फिर ऑब्वियसली हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। अब एहतियात ये करनी है कि अक्सर हम सलाद जब खाते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं। बहुत सारी ख़वातीन खीरे खाती हैं, गाजरें खाती हैं, बड़े शौक से खाती हैं, लेकिन उसके ऊपर कच्चा नमक डला हुआ होता है। एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है। जितना आपके खाने के अंदर नमक डाल रहा है उसको हाफ करते हैं। लाइक अगर आप अपने खाने में, पूरे घर के खाने में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे थे, अब के लिए उसको ½ टीस्पून कर दें। बेशक बाद में बाकी घर वालों का नमक थोड़ा ऐड कर दिया जाए, आपका नमक छोड़ना नहीं है। अगर नमक छोड़ देंगे फिर हम थायराइड की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज आयोडीन मिला नमक जो है वो इसीलिए ज़रूरी है कि आयोडीन हमें थायराइड नहीं होने देता। आयोडीन ज़रूरी है और वो नमक के अंदर है। अब आधा कर देना है नमक को। प्लस जैसे हम फ्रूट जूसेस बना के पी रही होती हैं उसके अंदर नमक डला हुआ होता है। एक्सेसिव नमक, अंडे के ऊपर नमक, ये चीज़ें नहीं ले रही। अंडा खा सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ, लेकिन बगैर नमक के खाया जाए। बगैर जर्दी के भी?
जर्दी खा सकते हैं। वो लोगों को लगता है ना कि योग से तो ब्लड प्रेशर उसके अंदर नमक ना डालें। ठीक है। एक अंडा खाया जा सकता है। दूसरा मटन और बीफ, उसके अंदर भी सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। मटन और बीफ के अंदर फिर आप या तो नमक ना डालें, और अगर आपने मटन और बीफ खाना है एक वक्त में एक बोटी से ऊपर ना लें अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। एक दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजेस में आना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे आप मटन बीफ का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एंड एक मिलता है लो सोडियम सॉल्ट, उसका इस्तेमाल, लेकिन वो भी आयोडीन मिला होना चाहिए, उसका इस्तेमाल फिर हम शुरू करा देते हैं अगर ज़्यादा मस्सा आ रहा हो तो। ठीक हो गया। अच्छा, वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले तो हेल्दी कॉम्बिनेशंस की तरफ जाना है। अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इट मीन्स हम कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं और प्रोटीन हमारा कम है, तो जैसे एग्स का इस्तेमाल ज़्यादा, 2-3 अंडे खा लें, ब्रेड एग करते हैं। ठीक है। ठीक है, और उसके साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं खाना तो दलिया खाया जा सकता है। 3 से 4 खाने के चम्मच ओट्स या बार्ले पानी में पकाएं, फिर थोड़ा दूध डालें, उसके अंदर एक फ्रूट डाल के वो खा लें, साथ में 1 टीस्पून हनी डाला जा सकता है। एक छोटी सी रोटी ली जा सकती है, उसके साथ सालन 6 से 8 खाने के चम्मच ले लें बेशक, लेकिन रोटी जो है वो इतनी 5 से 7 इंच के दरमियान होनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं खाना तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छी ऑप्शन है। रोटी की जगह 3 चम्मच बेसन लें, उसके अंदर सब्जियां डाल के पैनकेक की तरह उसको बना लिया, साथ में दही की 1 कटोरी ले ली। दोपहर के खाने में रोटी छोड़ दें। दोपहर के खाने में आप ये कर सकते हैं, खाने की जगह कोई चना चाट, कोई बारबेक्यू टिक्का, कोई कबाब ले लिए और साथ में योगर्ट ले लिया बेशक, लेकिन दोपहर में रोटी ना खाएं। शाम 5 से 6 बजे फ्रूट ले लें, उसमें केले को अवॉइड करें बिकॉज इसमें कैलोरीज रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि एक केले के अंदर तकरीबन 120 कैलोरीज तक हो जाती हैं जो कि ज़्यादा है। और रात के खाने में आधी रोटी, सालन ढेर सारा खाएं अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बेवक्त भूख लगे फ्रूट का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल ना करें। अंडा उबाल के खा लिया, कोई कबाब घर के बने हुए खा लिए, कोई भुने हुए चने खा लिए, कोई घर के बने हुए पॉपकॉर्न खा लिए जिसमें जो बटर है वो कम से कम डलाओ, लेकिन उसके ऊपर नमक ना हो। ठीक हो गया जी। तो ये था जी डाइट प्लान जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं अपने सोशल मीडिया पर भी सिटी42 के फेसबुक पे भी ये तमाम चंक्स शेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए, क्योंकि हमने आज बड़े जल्दी कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।